स्वागत है विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएच एग्जाम्प्लेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या, एमडीसी का ये आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि सेमेस्टर 1, 2 और 3 सभी के लिए कॉमन पेपर है और ये क्लास 9 है। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्लास किया हुआ है एमडीसी के लिए। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, तो ज्वाइन जरूर करिए। साथ में ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। अलग अलग टीचर्स के द्वारा सारे जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चैनल के बारे में बाकी फ्रेंड्स के बीच में भी जानकारियां साझा करिए, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिले और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। चलिए आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पर एक लेक्चर पहले भी हुआ है, यानी कि क्लास 8 में हमने डिस्कस किया हुआ था। ये चूंकि क्लास 9 है तो आप ये मान करके चलिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ये पार्ट 2 का वीडियो है, सेकेंड पार्ट का वीडियो है। तो हम लोग इसमें मेजरमेंट देखने वाले हैं कि यूटिलिटी को मापा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापा कैसे जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मांग की लोच है या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको मेजर कैसे किया जा सकता है और कितने मेथड्स हैं इसको मापने के लिए, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सी विधियां हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट के लिए जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है कि माप की विधियां कौन कौन सी होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि उपयोगिता जो मांग की लोच है उसको मापा कैसे जाएगा, या फिर मांग की लोच की मापने के लिए कौन कौन सी विधियां होती है। विभिन्न विधियों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि मांग की लोच जो मापने का तरीका है हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसको मापने के लिए हम लोग अलग अलग जो है मेथड्स अभी देखेंगे, लेकिन मांग की लोच को मापा क्यों जाता है, हम लोग ये पता लगाते हैं कि क्या मांग की लोच अधिक है या मांग की लोच कम है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से जो कैटेगरीज हैं उसकी चर्चा मैंने चूंकि पिछली वीडियो में किया था, तो वो सब सारा हम लोगों को यहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाता है। आज हम लोग चूंकि यहाँ पर नॉमेरिकली देखने वाले हैं, डायग्रामेटिकली सारी चीजों को समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ आप ईमानदारी से बने रहिए और कंटेंट समझने के बाद आप यहाँ से जो नॉमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो मांग की लोच माप करके हम ये पता लगाते हैं कि मांग की लोच का कौन सा प्रकार है या फिर कौन सी श्रेणी है। क्या मांग की लोच इकाई से अधिक है, या मांग की लोच इकाई के बराबर है, या फिर मांग की लोच इकाई से कम है। तो इन चीजों को हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि मांग की लोच की मापने के लिए जो विधियां हैं वो कितनी है, 3 विधियां हैं। 3 मेथड्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली विधि का नाम क्या है, यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे प्रतिशत विधि। हम केवल सिंबल लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग कंप्लीट लिख लेना, प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि या फिर आप इसको अनुपातिक विधि कहो, यानी कि देखिए यहाँ पर परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड आप इसका नाम दे सकते हैं। बहुत ही इजी है ये सब सारी चीजें, अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर पहली विधि पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि दूसरी विधि कौन सी होती है। अगर आप सिर्फ नाम जानना चाहते हो तो हम बताते हैं कि पहली विधि हमने क्या कहा, प्रतिशत विधि या फिर अनुपातिक विधि। लेकिन दूसरा विधि हम लोग क्या देखेंगे, कुल व्यय विधि या फिर कुल व्यय प्रणाली, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर टोटल आउटले मेथड। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक और मेथड है जिसमें हम लोग बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली की चर्चा करेंगे, तो वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत विधि। सो यहाँ सबसे पहली चीज एक ध्यान रखना है कि इस विधि के बारे में जो डिस्कशन आया या फिर डिस्कस किया गया है इस विधि का, वो किसने किया हुआ है, तो फलक्स ने किया हुआ है। किसने, फलक्स ने किया हुआ है। हालांकि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो प्रतिशत विधि है उसमें मुख्य रूप से अल्फ्रेड मार्शल का भी बहुत बड़ा भूमिका है या फिर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल को तो आप जानते ही होंगे, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और 1890 में उन्होंने किताब भी लिखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कि इस विधि का प्रतिपादन फलक्स द्वारा किया गया था और इस विधि के अनुसार
जो मांग की लोच निकालने के तरीके हैं वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे आगे चल करके। हालांकि तो इस विधि के अनुसार मांग की लोच निकालने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन द्वारा भाग दिया जाता है। तो यहां पर हम लोग डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे कि क्या मांग की लोच इकाई से अधिक है या मांग की लोच इकाई के बराबर है या फिर मांग की लोच इकाई से कम है। इन चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। मांग की लोच बराबर क्या लिखा हुआ है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि मांग जो प्रभावित तो होता है वो किसकी वजह से प्रभावित होता है, वस्तु की कीमत की वजह से। तो कीमत के बारे में नीचे लिखा गया है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसके वजह से ही चूंकि मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को ऊपर लिखा गया है और मूल्य में या फिर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को नीचे लिखा गया है। इसी बात को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डेल्टा का मतलब यहां पर होता है चेंजिंग यानी कि परिवर्तन, और यहां पर परसेंटेज का सिंबल भी लगा हुआ है, बीच में क्यू लिखा हुआ है जिसका मतलब है डेल्टा क्यू परसेंट। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। समझ गए। इसी तरीके से नीचे क्या लिखा हुआ है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है। तो यहां से ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये जो फॉर्मूला आया है वो कैसे बना है, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। यहां पर देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है इसको सीखेंगे हम लोग। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि हाँ अब सही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने क्या कहा है बार बार आपको कि मांग की जो मात्रा है ना उसको आप एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, फिर वस्तु का जो मूल्य है इसे आप वाई एक्सिस पर लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, पहले कहीं ना कहीं मूल्य रख दीजिए। तो ये लीजिए मूल्य हो गया है P1, ठीक है। उस वक्त मांग की मात्रा कितनी है, तो यहां पर है आपका मांग की मात्रा Q1। जब मूल्य यहां था तो मांग की मात्रा यहां पर है, यानी कि मांग की मात्रा है OQ1, मूल्य है OP1। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ जाता है, कीमत यहां पर लीजिए बढ़ गया, इसको हम नाम देंगे P2, ठीक है ना। तो मांग की जो मात्रा यहां पर था, अब मांग की मात्रा देखिए घट करके OQ2 रह गया है, जो कि पहले मांग था OQ1, अब घट करके रह गया है OQ2। तो जैसे ही इधर मूल्य बढ़ा मांग की मात्रा घट गया। यही तो होता है। हम लोग परिवर्तन क्या देखते हैं कि मूल्य में परिवर्तन की वजह से मांग में कितना परिवर्तन आया। यहां पर आप चाहें तो मूल्य को घटा भी सकते हैं, उस वक्त आपको मांग बढ़ाना होगा। क्योंकि आपने मांग की लोच में पढ़ा हुआ है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो मांग की मात्रा कम की जाती है, ठीक है, मांग के नियम के अनुसार। और यहां पर यदि मूल्य कम है तो मांग की मात्रा अधिक की जाती है। इन चीजों पर हम लोग बात कर लिए हैं पहले ही मांग के नियम में, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। तो यहां से सारी चीजें अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसमें चेंज यानी कि प्राइस में जो है परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन, इसी का चर्चा करने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो आपका एक लाइन बन गया जिसको हम लोग डिमांड लाइन या फिर मांग की रेखा कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है DD, जो कि डिमांड कर्व भी कहलाएगा। अब यहां पर पहले का प्राइस नीचे है, बाद का प्राइस ऊपर है, इससे हमें अभी कोई खास लेन देन नहीं करना है। लेकिन हाँ ये मान करके चलिए कि प्राइस बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से मांग घटा हुआ है। लेकिन ये जो परिवर्तन आया है ना प्राइस में, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम इसको एक साफ सुथरे पेज में दिखा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों खींच लेंगे हम, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कैसे आगे चीजें करना है। यहां पर हमने मान लो कि पहले प्राइस रख दिया है O से लेकर के P1 तक। मांग की मात्रा कितनी है यहाँ पर
OQ1। क्लियर ना? अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, परिवर्तन यानी कि कर देते हैं। तो मान लीजिए कि प्राइस हमने बढ़ा दिया, तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, है ना, प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, थोड़ा सा दूसरा कलर डाल देते हैं इसमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब ठीक है। देखिए प्राइस हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर कितना हो गया, P2। मांग की मात्रा जो हमारा यहां पर था, अब मांग की मात्रा क्या हो गया है, इधर देखिए Q2। यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हुआ, घट गया। तो यहां पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों को मिलाते हुए हम मांग की रेखा अगर खींच लें तो कैसा बनेगा भाई, इस पर ध्यान दीजिए। कैसा ये तैयार होगा, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये डिमांड कर्व तैयार है। अब हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए यहां पर देखना होगा कि प्राइस में कितना चेंजिंग आया है। तो प्राइस में चेंजिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा पी, यानी कि मूल्य में परिवर्तन। क्या लिखाएगा, P2 माइनस में क्या, P2 माइनस में P1, यही होगा फॉर्मूला, P2 माइनस P1, यानी कि बाद का मूल्य और पहले का मूल्य के बीच के अंतर को हम लोग डेल्टा पी बोलेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए, तब हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बोला जाएगा डेल्टा पी परसेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 अपॉन क्या हो जाएगा, P1 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम क्वांटिटी के साइड में करेंगे, तो यहां पर देख लीजिए हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लिखेंगे डेल्टा क्यू, यानी कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे Q2 माइनस में क्या, Q1। लेकिन अगर इसी बात को हम लोग परसेंटेज में बताएं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा Q परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको कहेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, यानी कि यदि हमें पहले का प्राइस, बाद का प्राइस, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, नॉमिकल हम दिखाएंगे कैलकुलेट करके। तो पहले का प्राइस कुछ है, बाद का प्राइस कुछ है, तो दोनों के बीच में हम परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंजेस दिखा सकते हैं कि कितना मूल्य में परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर उसी चेंज को या फिर उसी परिवर्तन को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से क्वांटिटी के साइड में। क्लियर है? अब यहां पर देखिए एक मेन फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलिए, ठीक है, दोनों चूंकि एक ही बात है। तो यहां पर हम कह रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चूंकि हम जो डिमांड में चेंजेस देख रहे हैं वो सिर्फ प्राइस की वजह से देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। एक जनरल सा फॉर्मूला है छोटा सा, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये हमारा है मेन इक्वेशन। तो हम कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर डेल्टा क्यू परसेंट और यहां पर क्या है, डेल्टा पी परसेंट, यानी कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से ही मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ है उसका अनुपात मांग की लोच कहलाता है। फॉर्मूला समझ में आया? मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, इसके अनुपात को मांग की लोच कहा जा रहा है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा क्यू परसेंट का मतलब हमने यहां पर लिख दिया है। अब ये फॉर्मूला अगर हम इसके जगह पर रख देंगे तो एक हमें नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा ही। उसी तरीके से डेल्टा पी परसेंट का मतलब भी हमने कैलकुलेट कर लिया है कि P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो ये वाला जो है ना इसके जगह पर रख दिया जाए तो यहां से हम एक नया फॉर्मूला ला सकते हैं। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे आगे हम बढ़ रहे हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ईडी या फिर ईपी, क्योंकि ईपी लिख रहे थे ईपी ही लिखते हैं। तो यहां पर हमारा क्या था, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन डेल्टा पी परसेंट, यही था।
अब अगर हम इस चीज को, थोड़ा सा रुकिए, अजीब दिख रहा है ये, डेल्टा पी परसेंट। अब हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा मेन इक्वेशन था। डेल्टा क्यू परसेंट के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे Q2 माइनस में क्या Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा Q1 इंटू कितना 100। मेन बटा डालते हुए हम क्या लिखेंगे P2 इसके जगह पर माइनस में P1 अपॉन P1 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यहां से अब देखिएगा ध्यान से कि हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास शेष क्या बचा हुआ है, तो यहां पर ध्यान देंगे, हमारे पास शेष बचेगा Q2 माइनस Q1। क्या बचेगा Q2 माइनस Q1। लेकिन आपको मैंने बार बार समझाया है, पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि डेल्टा Q का मतलब होता है Q2 माइनस Q1, और अभी कुछ देर पहले हमने डायग्राम के साथ भी ये चीजें बताया था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि Q2 माइनस Q1 अगर है, Q2 माइनस Q1 है, तो उसके जगह पर हम डेल्टा Q लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पर हम डेल्टा Q लिख सकते हैं। तो डेल्टा Q हमने लिख दिया। नीचे में Q1 है तो हम Q1 ही रहने देंगे, और चूंकि 100 कैंसिल है। अब देखिए यहां पर देखेंगे P2 माइनस P1 है, तो P2 माइनस P1 को हम क्या बोलते हैं, तो यहां पर भी हम लिख दे रहे हैं कि डेल्टा P बोलते हैं। P2 माइनस में क्या होगा P1, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि P2 माइनस P1 को हम क्या बोल रहे हैं डेल्टा P, तो ये नीचे में रख दीजिए। और यहां पर देखिए P1 है, P1 है तो P1 लिख दीजिए। 100 तो पहले ही कैंसिल था। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 तल्ला का बिल्डिंग लग रहा है, हम बार बार कहते हैं 4 तल्ला का जो बिल्डिंग है इसको आप 2 तल्ला बनाइए तो अच्छी बात हो जाएगी। देखिए कैसे, तो सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ऊपर वाला जो वैल्यू है ना क्वांटिटी का, वो सेम टू सेम रहने दीजिए। और चूंकि भागा वाला चीज जो है गुना में ले जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये एलिमेंट ऊपर ले जाएंगे P1 को, और जो डेल्टा P है ये नीचे रहेगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी डेल्टा है, इसमें भी डेल्टा, काट मत देना, बार बार कहते हैं काटना नहीं, चूंकि डेल्टा Q एक साथ में है और डेल्टा P एक साथ में है, यानी कि मूल्य में परिवर्तन और मूल्य में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, क्या जरूरी है सेम टू सेम होगा, जरूरी नहीं है ना। तो इस वक्त आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहां पर आप सीधे तौर पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप क्या करेंगे कि इस चीज को हम यहां पर फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, आप समान जाति वाली चीज एक साथ में रख दीजिए, डेल्टा इसमें भी लगा हुआ, डेल्टा इसमें भी, इसलिए डेल्टा Q डेल्टा P हमने कर दिया, चूंकि ये मल्टीपल में है, कर सकते हैं ऐसा। और यहां पर हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, ऊपर में क्या है P1, तो यहां पर भी हमने रख दिया P1, और यहां पर इसमें होगा आपका Q1 ना, तो यहां पर आप कर दो इसको Q1। अब चूंकि आपको ये भी मालूम है कि प्राइस जैसे बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जानते हैं प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है, और प्राइस के घटने पर डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही तो है बात, क्योंकि यहां पर क्या बता रहा है, दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसलिए हम लोग यहां पर नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो जैसे जैसे अभी सारा फॉर्मूला डिराइव करके मैंने दिखाया है, इसी आधार पर आपका नॉमरिकल तैयार होगा। नॉमरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए थे, आसान आसान हालांकि था, बट और भी अगर आप नॉमरिकल चाहते हैं तो मैंने ये भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नॉमरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, जो भी चीज हमने यहां पर शॉर्ट में यूज किया हुआ था, डेल्टा वगैरह करके, सब मैंने यहां पर बता दिया है। आपको भी ऐसा करना चाहिए। लिखा हुआ है सूत्र में, क्या ध्यान दीजिएगा, सूत्र में सबसे पहले ये चीज हमने बता दिया है कि डेल्टा Q का मतलब क्या है। तो डेल्टा Q का मतलब है मांग की मात्रा में परिवर्तन, जिसको आपने देखा Q2 माइनस Q1 हम लोग लिख रहे थे बार बार। डेल्टा P का मतलब क्या है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन या फिर वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जिसको लिखेंगे P2 माइनस P1। P1 का मतलब क्या है, पूर्व का मूल्य, यानी कि पहले का कीमत, पहले का मूल्य, ध्यान रखिएगा।
और ये Q1 का मतलब क्या है, पूर्व की मांग की मात्रा, यानी कि पहले मांग की मात्रा क्या था जब प्राइस चेंज नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मूवमेंट ऐसा हो गया, कोई नहीं, इसको क्लीन ही कर देते हैं। और अच्छा ठीक है, ठीक है, सारी चीजें हो गया था ना। तो यहां पर हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, ये तो पेन भी चेंज करना होगा। देखिए हमने क्या कहा कि आपने फॉर्मूला देख लिया है दो तरीके से। एक तो फॉर्मूला क्या था, हम साइड में मेंशन कर देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, डेल्टा क्यू परसेंट अपॉन क्या था, डेल्टा पी परसेंट। तो यहां पर दूसरा फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन क्या था, डेल्टा पी। दोनों में मैंने कहा नेगेटिव रिलेशन है तो नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो, और यहाँ पर इंटू करते हुए क्या लिखोगे, P1 अपॉन Q1। तो ये दोनों फॉर्मूले में जो डेल्टा क्यू है, P1 क्यू है, ये सब सारी चीजें आपको मैंने तो बता दिया। बट यदि, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, सो अगर आपको ऐसा लगे कि कैलकुलेट करने के बाद इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 आ चुका है, तो आप इसको नाम क्या देंगे, सापेक्षिक, क्या नाम देंगे, सापेक्षिक लोचदार, सापेक्षिक लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, इसी को आप नाम देते हैं यधिक लोचदार मांग, यधिक, ठीक है, लोचदार मांग। ये सब सारी चीजें आप पिछली वाली वीडियो में भी देख सकते हो। यहां पर देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 आ जाएगा तो इसको आप कहोगे सापेक्षिक बेलोचदार मांग। क्या कहेंगे, सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहेंगे। ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, कम लोचदार मांग। क्या नाम देंगे, कम लोचदार मांग कहेंगे। इसके साथ ही अगर मान लीजिए तीसरा आ जाए कुछ ऐसा कि प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आया, इसको कहेंगे इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इसी को बोला जाता है सम लोचदार मांग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सम लोचदार मांग। तो ये तीन कैटेगरी जो मैंने बता दिया है ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावे भी यहां पर आप ध्यान देंगे तो इसके अलावे भी और दो कैटेगरी हो सकता है, नॉमरिकली पॉसिबल है ऐसा कि आ जाए, तो वो भी समझ लीजिए। अगर कैलकुलेशन करने के बाद प्राइस इलास्टिसिटी 0 आ गया तो आप इसको बोलेंगे पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार मांग, बेलोचदार क्या कहेंगे, मांग। इसी की तरह अगर यहां पर आप देखो पांचवा ऐसा कुछ आ जाए जिसमें कि आपको यहां नॉमिकल वैल्यू देखने को मिले इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, तो आप इसको बोलोगे पूर्णतः लोचदार मांग। क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। समझ आ गया होगा, सारी चीजें मैंने बता दिया है। और इससे पिछली वीडियो में, है ना, पिछली वीडियो में यानी कि 8th क्लास जो मैंने दिया था उसमें हमने बताया था आपको कि किस तरीके से जो पूर्णतः लोचदार है और पूर्णतः बेलोचदार है वो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते हैं। ये दोनों वास्तविक जीवन के उदाहरण नहीं हैं। ठीक है,
और इससे पहले जो मैंने 3 बताया था वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पर। दूसरा देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं। दूसरा ये जो मेथड है क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें है आपका नाम क्या, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कुल व्यय प्रणाली यानी कि टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं कि इस प्रणाली में मूल्य परिवर्तन से पहले और मूल्य परिवर्तन के बाद किसी वस्तु पर किए जाने वाले कुल खर्च की तुलना करके मांग की लोच की माप की जाती है। यानी कि यह पता लगाया जाता है कि पहले प्राइस क्या था और उस हिसाब से पहले खर्च कितना किया जा रहा था, बाद का प्राइस क्या हुआ और उस वक्त कितना खर्च किया जा रहा था। दोनों के बीच यहां पर तुलना करके हमें पता चल जाता है कि मांग की लोच ज्यादा है या कम है या इकाई के बराबर है। और ये पता हमें लगाने के लिए यहां पर देखना होता है कि जो हमारा खर्च है वो किस दिशा में हो रहा है। क्या हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं या क्या हम खर्च कम कर रहे हैं। तो कितना खर्च हो रहा है और किस दिशा में खर्च हो रहा है, इस पर हमें ध्यान देना होता है। किसी भी वस्तु पर जो खर्च होने वाला है कितना खर्च होगा, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, आपको टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए वस्तु का मूल्य जो है ना वो पता होना चाहिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का कीमत कितना है, वस्तु का मूल्य कितना है, पर यूनिट प्राइस की बात कर रहे हैं। यानी कि मान करके चलिए कि एक जो समोसा है वो आपको 10 रुपए में मिल रहा है ना, और 2 समोसे का चार्ज आपको 20 रुपए पे करना होगा। मतलब प्रति समोसा का प्राइस कितना है, 10 रुपए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लो कि 10 रुपए का एक समोसा आता है, तो हमने 5 समोसा खरीदा, तो हमें कुल मिलाकर के 50 रुपए खर्च करने होंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका निकल गया उस वस्तु के लिए। तो यहां पर 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से कीमत चुकाया गया और 5 इकाई वस्तु खरीदा गया है, तो 50 रुपए कुल मिलाकर के खर्च हो गया। इसका मतलब ये हमारा है प्राइस पर यूनिट और ये हमारा है क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमारा जो खर्चा निकला है इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, टीई यानी कि। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू में क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी। ये इनटू है। ठीक है, यहां पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर को टीई लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने वहां पर भी बताया। प्राइस इनटू क्या करना है, क्वांटिटी। आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखो फॉर्मूले में अगर आप शॉर्ट में कुछ चीजें लिखते हो तो उसको आप जरूर बता दिया कीजिए। ठीक है, ये आदत बहुत अच्छी है। देखो यहां पर P का मतलब क्या है, वस्तु का मूल्य, और हमने बता भी दिया है कि प्रति इकाई मूल्य है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या है, Q, यानी कि Q का अर्थ है मांग की मात्रा, जिसको हम इकाई में बात करेंगे, या तो लीटर में या फिर मीटर में या फिर किलोमीटर में, सॉरी केजी में। ठीक है, किलोग्राम में। यानी कि यहां पर देखिए नोट, यहां पर जो एक चीज किया हुआ है वो क्या है कि ये जो मेथड है या फिर ये जो विधि है, ये जो प्रणाली है, वो किसने दिया है। तो हम लोग यहाँ पर नाम लेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का। इन्होंने ही कुल व्यय विधि या फिर कुल व्यय प्रणाली का जिक्र किया था अपनी किताब में। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, एक बहुत ही फेमस किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में छपा था, और उसी किताब के भीतर इन्होंने जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा स्थिति हमें प्राप्त हो सकता है। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया कि दो जो स्थितियां हैं वो हकीकत या फिर वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। लेकिन यहाँ पर ये 3 स्थितियां देखने को मिलता है, तो तीनों पर हम चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक, जिसको हम लोग सापेक्षिक लोचदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्षिक लोचदार कहते हैं या फिर मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो ईडी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, कह रहे हैं कि यदि मूल्य घटने के कारण, यानी कि वस्तु का दाम कम हो गया है, तो मूल्य घटने के कारण कुल खर्च बढ़ जाए। यानी कि देखिए यहां पर मूल्य घटने के कारण, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी कि प्राइस और जो खर्चा है ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तथा मूल्य बढ़ने के कारण, और मूल्य बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा भाई, कुल खर्चा यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर
यहाँ पर आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए ऐसी जब स्थिति हमें प्राप्त होगा तो इसी को कहेंगे मांग की लोच इकाई से क्या है, यधिक है। इसे ही हम लोग लोचदार मांग कहते हैं, यधिक लोचदार मांग कहते हैं, सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं, अंग्रेजी में मोर इलास्टिक डिमांड कहते हैं, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन नामों से इसको जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसको टेबल में दिखा भी देंगे। तो सबसे पहले वस्तु का मूल्य लिखा गया है जो कि पर यूनिट प्राइस है, प्रति इकाई कीमत है। तो पहले कीमत कितना है, 4 रुपये प्रति इकाई। तो जिस समय 4 रुपये पर यूनिट मिल रहा था वो वस्तु, तो मांग की मात्रा कितनी थी, 20 इकाई। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना हुआ, 4 रुपये कीमत पर अगर 20 इकाई खरीद रहे हैं इसका मतलब 80 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, 20 चौक 80। यहाँ पर लेकिन प्राइस अब क्या हुआ है, पहले 4 रुपये प्रति इकाई था, अब 2 रुपये प्रति इकाई हो गया है। यानी कि मूल्य क्या हुआ है, घट गया है। तो खर्चा क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो देखिए खर्चा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो मांग की मात्रा अब कितना होने लगा, 50 इकाई। खर्चा कितना होने लगा, 100 रुपये। पहले खर्चा कितना हो रहा था, 80 रुपये। तो यहाँ पर आने की खर्चा जो है 20 रुपया बढ़ गया, और यहाँ पर दाम क्या हुआ था, घट गया था। तो दाम घटने से यानी कि कीमत कम होने से खर्च ज्यादा होने लगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, इकाई से अधिक लोचदार है। अब देखेंगे तो मांग के नियम के अनुसार ही यहाँ पर मूल्य और मात्रा के साथ संबंध दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर प्राइस तो घटा हुआ है, कितना घटा है, 2 रुपया घट गया है। पहले 4 रुपया था, अब 2 रुपया कम हो गया, तो सिर्फ 2 रुपया बच गया प्राइस। यहाँ पर मांग की मात्रा देखेंगे तो बढ़ गया है, और कितना बढ़ा है, तो 30 इकाई ज्यादा मांग किया जा रहा है। तो बिल्कुल मांग के नियम के अनुसार ही मैंने रखा है ये दोनों चीजें। लेकिन असल में ये जो मेथड है वो फोकस करता है वस्तु की कीमत या फिर वस्तु के मूल्य पर और कुल खर्चे पर। यानी कि मूल्य अगर घटा, खर्चा बढ़ा, या फिर मूल्य बढ़ा और उसकी वजह से खर्च घटा, तो आप इसको अधिक लोचदार मांग कहेंगे। लास्ट में हम लोग समराइज भी करेंगे चीजों को। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा। ये दूसरा स्थिति कौन सा है भाई, तो यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे सम लोचदार मांग, या फिर आप इसको इकाई लोचदार मांग भी कह सकते हैं, या फिर मांग की लोच इकाई के बराबर भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यदि मूल्य में परिवर्तन होने से, यानी कि मूल्य घट बढ़ रहा है, ठीक है, तो मूल्य में परिवर्तन होने से खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी स्थिति में इसको सम लोचदार मांग कहते हैं। समझ आ गया होगा। यहां पर देखिए वस्तु का कीमत पहले 4 रुपया था, मांग की मात्रा 20 इकाई हो रहा था, खर्च 80 रुपया था। मूल्य जैसे ही यहां पर घटा, मूल्य घट करके 2 रुपया रह गया है। तो मूल्य घटने से मांग की मात्रा तो बढ़ा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हम लोग जानते हैं मांग के नियम के अनुसार कि मूल्य घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। लेकिन खर्च जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। खर्च पहले भी 80 रुपया हो रहा था कंज्यूमर का, अभी भी 80 रुपया ही हो रहा है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि खर्च में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, जबकि मूल्य घट या बढ़ रहा हो रहा होता है। मतलब ये मूल्य कम ज्यादा हो रहा है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसको हम लोग सम लोचदार मांग या फिर इकाई लोचदार मांग कह सकते हैं। आइए अब तीसरा देख लेते हैं, ये सबसे आखिरी। इसके बाद एक और मेथड है इसी में, कह रहे हैं कि मांग की लोच इकाई से कम, जिसको आप सापेक्षिक बेलोचदार मांग या फिर बेलोचदार मांग भी कहते हैं। तो यहां पर क्या बात है कि इसको आप ईडी लेस देन 1 बोलेंगे। कह रहे हैं कि यदि मूल्य घटने के कारण, आप लिखते भी चाहिए, यहां पे साइड में हम लिखते हैं मूल्य घटने के कारण क्या हो रहा है, देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि कुल खर्च घट जाए। अच्छा, मूल्य भी घटा, खर्चा भी घट गया, तो यहां पर देखेंगे कि मूल्य और जो खर्च है वो सेम टू सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मूल्य घटने पर खर्चा घट रहा है। और फिर से कह सकते हैं कि मूल्य बढ़ने से खर्च क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप इसको बोलोगे क्या, इकाई से कम लोचदार मांग या फिर सापेक्षिक बेलोचदार मांग। यही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। कह रहे हैं कि यदि मूल्य घटने के कारण कुल खर्च घट जाए और मूल्य बढ़ने के कारण, बढ़ाने लिखा गया है, मूल्य बढ़ने के कारण कुल खर्च भी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। लेस इलास्टिक डिमांड होता है।
इसी को आप बेरोजगार मांग कह लेते हैं, इसी को आप कम रोजगार मांग कहते हैं, इसी को सापेक्षिक बेरोजगार मांग कहते हैं। समझ आ गया होगा लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है। अब यहां पर टेबल में भी देख लीजिए, वस्तु का कीमत पहले कितना था, 4 रुपए प्रति इकाई, मांग की मात्रा कितनी है, 20 इकाई, खर्च कितना हुआ, तो 4 गुने 20 फिर से कर लीजिए, 80 रुपए खर्च है। लेकिन जब मूल्य घटा है तो मांग की मात्रा तो बढ़ा, लेकिन देखिए खर्च क्या हो गया, खर्च भी घट गया। प्राइस के घटते ही प्राइस घटा ना, पहले 4 रुपया था अब 2 रुपया है। जैसे ही प्राइस घटा, जैसे ही वस्तु का मूल्य घटा, कुल खर्चा भी घट गया। तो यहां पर मूल्य और खर्च बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम कहेंगे इसको क्या, इकाई से कम लोचदार मांग। तो ये 2 मेथड हो गए फिनिश। अब तीसरा मेथड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। यहां पर देखिए तीसरा मेथड थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझना होगा, मैथमेटिकल सारी चीजें इसमें डाला गया है। यहां पर देखिए तीसरा मेथड हमारा है बिंदु या फिर ज्यामितीय प्रणाली, जिसको हम पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड अंग्रेजी में कहेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, मांग की रेखा के बारे में आप जानते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और उस पर मैंने जो वो एक क्लास लिया वो भी है। अब यहां पर देखेंगे इस प्रणाली में क्या कह रहा है कि एक सरल मांग की रेखा, यानी कि एक सीधी मांग की रेखा, जिस बिंदु पर हम मांग की लोच पता करना चाहते हैं, उस बिंदु पर से हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और स्पर्श रेखा खींच करके ही हम इस विधि से मांग की लोच निकालने के तरीके को चेक करते हैं कि क्या और कहां पर मांग की लोच ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर इकाई के बराबर है, कहां पर शून्य है और कहां पर अनंत है। 5 कैटेगरी यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले फॉर्मूले को देख लीजिए, कह रहे हैं कि मांग की लोच बराबर क्या है, स्पर्श रेखा के नीचे का भाग, यानी कि लोअर सेगमेंट पहले देखना है, फिर नीचे में क्या है, स्पर्श रेखा के ऊपर का भाग। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहली चीज ये मान लेते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस है जहां पर हम मांग की मात्रा लिखते हैं, ये वाई एक्सिस है जहां पर हम मूल्य को लिखते हैं। अब हम चूंकि सरल रेखा या फिर सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल ये देख लीजिए मांग की रेखा हो गया, तो यहां पर हम कोई नाम दे दे रहे हैं, ए से लेकर के मान लीजिए ई तक। अब चूंकि हमें मालूम है कि मांग की लोच के कितने सारी श्रेणियां हैं, 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने क्या करना है, ये पहला पॉइंट, इसी तरीके से मांग की लोच ये है ना, तो सॉरी मांग की रेखा है ना, तो इस पर कई सारा हम पॉइंट ले सकते हैं। यहां पर देखिए हमने 3 पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस पर भी ले लेते हैं। अब कैलकुलेट कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज यहां पर आप कर लीजिए लेट। मान लीजिए कि ये से लेकर के ई तक 8 सेंटीमीटर है, यही कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब अगर पूरा का पूरा लाइन ये 8 सेंटीमीटर का है और ये हमने क्या किया हुआ है, 4 सेगमेंट में तोड़ दिया है, यानी कि 4 भाग में ले लिया है। ए से लेकर के बी तक पहला भाग, बी से लेकर के सी तक दूसरा भाग, सी से लेकर के डी तक तीसरा भाग, और इसी तरीके से यहां पर चौथा भाग, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हमने क्या किया है, सारे सेगमेंट जो है वो इक्वली मैंने डिवाइड किया हुआ है। देखिए क्या करेंगे, तो ईच सेगमेंट की अगर हम बात कर लें, है ना, प्रत्येक भाग, हिंदी से लिखना चाहिए हमें, प्रत्येक भाग कितने का हो जाएगा, तो यहां पर अगर हम लिख दें कि ए बी हमारा जो है वो 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा 8 सेंटीमीटर का और 4 भाग है तो 2-2 सेंटीमीटर का सारा, है ना। अगर इसको आप 4 से भाग करें तो यहां पर देख लिए आपने कि ए बी आपका है 2 सेंटीमीटर, बी सी ये भी आपका है 2 सेंटीमीटर, सी डी ये भी आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से डी से लेकर के ई तक, डी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये तो सारा हो गया सेगमेंट और ये हो गया टोटल लाइन। अब बात करते हैं आगे, कैसे कहां से कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पर एक बार आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त चित्र में, ऊपर जो चित्र आपको दिख रहा है उसमें ध्यान से देखिए, बिंदु ए पर, ये हमारा कहां है, वाई एक्सिस वाले लाइन पर। देखिए वाई एक्सिस पर हमारा पॉइंट ये बना हुआ है, तो बिंदु ए पर मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। लेकिन क्यों,
ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर देखिए क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है सबसे पहले उसी को ले आते हैं तो ज्यादा आसान होगा। यहां पर देखिए फॉर्मूले में क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है स्पर्श रेखा के नीचे का भाग। तो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे कहां, जहां पर हम मांग की लोच पता लगाना चाहते हैं। हम ये बिंदु पर मांग की लोच पता लगाना चाहते हैं, तो हम इसी बिंदु से इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, एक हमने चाप जैसा खींच लिया, तो इसके नीचे का भाग पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी कि ए से लेकर के ई तक। और नीचे वाला जो भाग कह रहा है वो कहां लिख रहा है, देखो फॉर्मूले में ऊपर लिखना है लेकिन कह क्या रहा है कि स्पर्श रेखा के नीचे का भाग। तो स्पर्श यहां पर करवाए हैं तो इसके नीचे का भाग पूरा ही पूरा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ए ई हमारा नीचे का भाग हो गया, बटे क्या कह रहा है स्पर्श रेखा के ऊपर का भाग। अब ऊपर कुछ है ही नहीं, पॉइंट ये है केवल। तो यहां पर आप ऐसे कर दीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना निकल जाएगा ये बताइए। तो यहां पर आप देखें ये ई तो कितना है, ये 8 सेंटीमीटर। यहां पर आप डाल दीजिए 8। लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम रेस्ट पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर आपका ये मूल्य 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 है। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। तो यहां पर आप देख लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना निकलेगा, इनफाइनाइट। इसी तरीके से आप बाकी बिंदुओं पर भी कैलकुलेट करेंगे, आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए अगर हम पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना चाहें तब फिर हमें यहां पर खींचना होगा स्पर्श रेखा। एज्यूम कर लीजिए, तो नीचे का भाग कौन सा हो जाएगा, बी से लेकर के ई तक। तो बी से लेकर के ई तक हमने ले लिया लोअर सेगमेंट। अब अपर सेगमेंट क्या है, यहां से लेकर के इधर बी ए या फिर ए बी, जो भी आप बोले ए बी बोल दीजिए। तो ये आपका है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी, यानी कि बी बिंदु पर मांग की लोच। तो बी कितना है, बी से लेकर के ई तक वैल्यू देखिए और सेगमेंट भी पता करिए। तो बीसी आपका कितना था, 2 सेंटीमीटर। सीडी कितना था, 2 सेंटीमीटर। डी कितना था, 2 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों सेगमेंट को हम जोड़ देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि बी से लेकर के ई तक, बी से लेकर के ई तक हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। और ए बी हमारा कितना है, चूंकि प्रत्येक सेगमेंट 2-2 सेंटीमीटर का था, तो चूंकि एक ही सेगमेंट हो रहा है यहां से यहां तक, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ए बी हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर का। जैसे कि देखिए यहां पर लिखा भी है, तो 6 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये क्या आया, दैट इज हम कह सकते हैं 1 से अधिक आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 कहलाएगा, यानी कि मांग की लोच इकाई से अधिक होगा। किस बिंदु पर, बी बिंदु पर। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, नीचे से भी एबीसीडी कर सकते हैं। चलिए अब हमको मान लीजिए कि कैलकुलेट करना है बिंदु सी पर, तो हम यहां पर अब स्पर्श रेखा डालेंगे। अब लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, सी से लेकर के ई तक लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब सी से लेकर के ए तक, या फिर ए से सी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये जो लाइन है ए से लेकर के ई तक मांग की रेखा हमारा, उसके ये मिडिल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो मांग की रेखा, एक सरल मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा, तो इकाई के बराबर होगा। कैसे हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, यहीं पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पर हमने ले लिया प्राइस इलास्टिसिटी, और हमें क्या करना है, पहले लोअर सेगमेंट, तो सी ई लोअर सेगमेंट है, सी ई। उसके बाद क्या है, अपर सेगमेंट कितना है, ध्यान दीजिए ए से लेकर के आपका सी, तो इसमें 2 सेगमेंट आ जा रहा है, ए बी और बी सी। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं पूरा ए से लेकर के सी, है ना, ए सी। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो, चूंकि सी ई था ना, तो आप इसको तोड़ सकते हो, सी डी प्लस में डी ई, 2 सेगमेंट हो गया। ए सी आपका कैसा बना हुआ था, ए सी आपका बना हुआ था ए बी प्लस बी सी, हाँ ए बी प्लस में क्या, बी सी। और जैसा कि आपको मालूम है ईच सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 2-2 सेंटीमीटर का सारा था। तो यहां पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4,
कट करके कितना आया 1। दैट इज आप इसको क्या बोलोगे, प्राइस इलास्टिसिटी जो निकला यहाँ पर वो इक्वल निकला 1 के, यानी कि आप इसको समलोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, इकाई लोचदार मांग कहेंगे। समझ आ गया होगा। अब बात रहा कि डी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए इस पर भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर हटा देंगे। देखिए हम यहां पर ले लेते हैं पॉइंट डी पर। ठीक है, तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर लोअर सेगमेंट कितना है डी, और अपर सेगमेंट का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ए डी भी आप बोल सकते हो, ए डी। तो डी का मतलब केवल एक ही सेगमेंट है जो कि 2 सेंटीमीटर का है। ए डी का मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक कितने सेगमेंट हैं, ए बी पहला सेगमेंट, बी सी दूसरा सेगमेंट, सी डी तीसरा सेगमेंट, यानी कि 3 सेगमेंट है और प्रत्येक सेगमेंट 2-2 सेंटीमीटर का था, मतलब टोटल का टोटल 6 सेंटीमीटर हो चुका है। तो यहां पर अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तब हमारा जो भाग आएगा वो 0.33 करके आते रहेगा। मतलब ये क्या आया, 1 से कम आया, और 1 से जब भी कम आता है तो हम इसको कहते हैं क्या, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, यानी कि कम लोचदार मांग। अब केवल एक ही पॉइंट बचा हुआ है, वो बिल्कुल ये पॉइंट की तरह ही कैलकुलेट होगा, तो यहीं पर कर लेते हैं इसको, रहने देते हैं। यहां पर देखिए साइड में ही कैलकुलेट कर देते हैं। पॉइंट ई पर कैलकुलेट करना है ना, तो लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा ई पॉइंट पर, और ये लोअर नीचे क्या लिखाएगा, पूरा ए से लेकर के ई तक ऑल सेगमेंट आ गया इसमें। तो ई पॉइंट पर क्या हो जाता है, वैल्यू 0, ऊपर में रख दीजिए 0। ए ई कितना था, 8 सेंटीमीटर था। शून्य से किसी भी संख्या को भाग करोगे शून्य ही आता है, इसका मतलब हमारा ये क्या आया, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, चलिए तो पांचों के पांचों हो चुके हैं फिनिश। अगर आप एक एक करके देखना चाहो कि किस प्रकार से लिखा जाता है इन चीजों को, तो यहां पर एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले बिंदु ए के लिए लिखा गया है कि बिंदु ए पर मांग की लोच अनंत होगा, यानी कि ईडी इन्फिनाइट होगा, क्योंकि ए जो था वो 8 सेंटीमीटर और किसी भी एक पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है 0, क्या कैलकुलेट होकर के आएगा, इन्फिनाइट या फिर अनंत। बिंदु बी पर आप कैलकुलेट करोगे मांग की लोच, तो कैसे निकलेगा, इकाई से अधिक निकलेगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा हुआ था कि जो बी सेगमेंट बन रहा था वो 6 सेंटीमीटर का और ए बी 2 सेंटीमीटर का, कैलकुलेट किए हुए थे तो 3 आ गया था, दैट मीन्स 1 से अधिक आया था। इसी तरीके से बिंदु सी पर जब देखे तो मांग की लोच क्या आया था, इकाई के बराबर। चूंकि पॉइंट जो हम सी की बात कर रहे हैं ये मांग की रेखा का मध्य बिंदु कहलाता है, यानी कि मांग की रेखा एक सरल रेखा, मांग की रेखा कैसा था, एक सरल रेखा था, तो उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है या फिर 1 है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि एक सरल मांग की रेखा पर, देखिए सरल मांग की रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि इसको अलग से भी पूछा जाता है कई बार। अब यहां पर देख लीजिए 2 पॉइंट्स और बचे हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि पॉइंट डी पर, और डी कहां था, मिडिल पॉइंट से नीचे, तो इस तरीके से कह सकते हैं मांग की लोच इकाई से कम। और यहां पर ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि डी मात्र 1 सेगमेंट बचा हुआ था जो कि 2 सेंटीमीटर का है, और एडी जो कि 6 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि 3 सेगमेंट इसमें आ रहे थे, तो यहां पर आपका क्या आया, ये 1 से कम, तो इकाई से कम लोचदार कहलाएगा। और सबसे आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ई पर मांग की लोच क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, जिसको हम लोग शून्य लोचदार भी बोलेंगे या फिर पूर्णतः बेलोचदार भी बोलेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर लोअर सेगमेंट की बात करें तो केवल एक ही पॉइंट आ रहा था जो कि ई, लेकिन अपर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ए जो कि पूरा का पूरा ही सेगमेंट आ रहा था 8 सेंटीमीटर वाला, तो शून्य से किसी भी संख्या को भाग करेंगे शून्य ही आएगा। दैट मीन्स कि आपको यहां पर मैंने सारी चीजें बता दिया है। अब एक लाइन मैंने जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि इस विधि से मांग की लोच का पता लगाने के लिए
हमें इस बात को जो है ना महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना होगा कि एक सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर मांग की जो लोच होता है वो अलग अलग होता है। अपने ईच पॉइंट्स की बात किया, अलग अलग बिंदुओं की बात किया, सब पर आपने क्या देखा, मांग की लोच अलग अलग हमें प्राप्त हो रहा था। तो ये तीनों मेथड्स थे जो कि मांग की लोच के ऊपर में हमने चर्चा कर दिया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपडेट दिया था मांग की लोच से ही संबंधित, नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। इसमें हमने आपको नॉमरिकल टाइप से जो है वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अगर आप और भी नॉमरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, उस पर अलग वीडियो अपडेट दे सकते हैं। चलिए, बाकी आप चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग टीचर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो फटाफट से अपने जो भी दोस्त हैं उनके बीच में वीडियो का लिंक या फिर जो चैनल का लिंक है वो शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि कहाँ और किस तरीके से तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।